गुड इवनिंग गाइस, एग्जाम गाइड एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन 10 क्वेश्चनों के साथ जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो करेंगे ग्राम न्यायालय के बारे में। ठीक है। इसके बारे में जो अपना ग्राम न्यायालय होता है उसके बारे में अपन यहाँ चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका के केडी में नया आईटी परिसर खोलने वाला है। दोस्तों, कौन सी संस्था है जो श्रीलंका का जो केडी क्षेत्र है वहां पर एक आईआईटी परिसर खोलेगा आईआईटी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। तो जो अपना आईआईटी मद्रास है, तमिलनाडु का आईआईटी मद्रास, वो यह खोल रहा है आईआईटी परिसर श्रीलंका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 16वें फाइनेंस कमीशन अर्थात जो अपना वित्त आयोग है का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है। दोस्तों, हाल ही में जो अपने क्या बोलते हैं 15वें वित्त आयोग का है, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है और सरकार ने 16वें वित्त आयोग की स्थापना की है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है वो इसके चेयरमैन है, वो किसे नियुक्त बनाया गया। तो दोस्तों, जो अपने डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है उनको इसका चेयरमैन बनाया गया। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है वो नीति आयोग क्षेत्र से जुड़े हुए थे। अब इन्हें जो अपना फाइनेंस कमीशन है जो कि अपने आर्टिकल 280 के तहत आता है, इसके तहत इसका चेयरमैन बनाया गया अरविंद पनगड़िया को। दोस्तों, अपना जो वित्त आयोग है वो हर 5 साल में स्थापित किया जाता है। राष्ट्रपति की के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है और यह एक संवैधानिक बॉडी है अनुच्छेद 280 के तहत। साथ ही यह एक अर्धन्यायिक निकाय के रूप में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड ऑफ द ईयर 2023 नामित किया है। दोस्तों, बताइए वर्ल्ड ऑफ ईयर 2023 किसे नामित किया गया है और कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा। जो अपनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ब्रिटेन की, उसके द्वारा जो अपना रिज क्षेत्र है इसको ईयर सॉरी इसे वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, लुम्बर्ग बिजनेस नेयर इंडेक्स के अनुसार 100 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है। दोस्तों, बताइए भारत की इन वर्ल्ड की 100 अरब डॉलर की जो संपत्ति है वो अचीव करने वाली वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन कौन है, पहली महिला कौन है। दोस्तों, इसका आंसर है फ्रेकोइस बेटेनकोर्ट मेयर्स। ठीक है, फ्रेकोइस बेटेनकोर्ट मेयर्स है वो पहली महिला है दुनिया की जिनके पास 100 अरब डॉलर की संपत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों, शेखावाटी जकात आंदोलन है वो अपने राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र है अलवर झुंझुनू चूरू, जिसे शेखावाटी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। वहां पर एक शेखावाटी जकात आंदोलन चलाया गया था जब भारत स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था उस दौरान। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। टोडरमल ने, अबिन हरी ने, नरोत्तम लाल जोशी ने या फिर रामकरण आसोपा में से कौन है जिन्होंने शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों, अपने पंडित नरोत्तम लाल जोशी हैं। पंडित नरोत्तम लाल जोशी, इन्होंने जो शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रथम ग्राम न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया। दोस्तों, बताइए मध्य प्रदेश का पहला जो ग्राम न्यायालय है वो कहाँ खोला गया है। मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है नीमच, वहां पर इसकी स्थापना की गई है। अब अपन चर्चा करेंगे ग्राम न्यायालय के बारे में। दोस्तों, देश के आम नागरिकों तक न्याय की व्यवस्था पहुंचाने और उसे बढ़ाने के लिए प्रत्येक नागरिक को देश के न्यायिक तंत्र से जोड़ने के लिए एक ग्राम न्यायालय की स्थापना किए जाने का प्रावधान किया गया। ग्राम न्यायालय की स्थापना है वो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत की जाती है। पूछ लिया जाता है ग्राम न्यायालय की स्थापना है वो कौन से अधिनियम के तहत की जाती है, तो यह है अपना ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालय की स्थापना की जाती है ताकि जो आम नागरिक होता है उनको न्याय सुलभ हो सके और सभी देश के जो नागरिक है वो न्यायिक तंत्र से जुड़ सके, उन्हें
आसानी रूप से न्याय मिल सके। दोस्तों, इस व्यवस्था के अंतर्गत राज्य को ग्राम न्यायालय पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालय की स्थापना करने का निर्देश दिया गया है। कौन से स्तर पर? जो अपनी ग्राम पंचायत है वहां पर इनकी स्थापना किए जाने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, इससे क्या होगा? पंचायत स्तर पर दीवानी और जो फौजदारी मामले होते हैं वो सामान्यतः एकदम 2 वर्ष की सजा सुनाकर नागरिकों को त्वरित न्याय उपलब्ध करवाया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ग्राम न्यायालय है वो सिविल और जो क्रिमिनल जो मामले हैं वो दोनों देखता है। पूछ लिया जाता है कि क्या ग्राम न्यायालय केवल दीवानी मामले देखता है या फिर केवल फौजदारी मामले देखता है? तो ये गलत है। ग्राम न्यायालय है वो अपने दीवानी और फौजदारी, सिविल और जो क्रिमिनल जो मामले होते हैं वो दोनों देख सकता है और ये अधिकतम 2 साल की सजा सुना सकता है। कितने साल की? अधिकतम 2 साल की सजा है वो ग्राम न्यायालय के द्वारा सुनाई जा सकती है। दोस्तों, इस व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य है वो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे नागरिकों को स्थानीय स्तर पर संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से न्याय उपलब्ध कराना है। अब अपन जानेंगे ग्राम न्यायालय की पृष्ठभूमि अर्थात ग्राम न्यायालय आखिर बना कैसे, ये आया कैसे। तो ध्यान रखना, अपना संविधान का भाग है 4। दोस्तों, संविधान के भाग 4 है वो डीपीएसपी को फाइंड करते हैं, जो अपने नीति निर्देशक तत्व है उनको डिफाइन करते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का आर्टिकल है 39A 39A। इसके तहत का राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि राज्य विधि तंत्र इस तरह के काम करे जिससे प्रत्येक नागरिक को न्याय प्राप्त हो सके और सबको समान अवसर उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही राज्य को उपयुक्त विधानों, योजनाओं या किसी अन्य माध्यम से निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने हेतु व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी नागरिक आर्थिक या फिर किसी अन्य कारण से न्याय प्राप्त करने से वंचित न रह सके। ठीक है, तो जो अपना आर्टिकल 39 है डीपीएसपी का भाग है संविधान के भाग 4 में, यह प्रावधान करता है कि जो राज्य है वो सभी लोगों को समान अवसरों के आधार पर न्याय प्रोवाइड करवाए। इसी के आधार पर ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई है ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत। दोस्तों, 1986 में अपना 104वां विधि आयोग की स्थापना की गई लॉ कमीशन की। इस लॉ कमीशन ने रिपोर्ट दी और अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो ग्राम न्यायालय है इसकी स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, तो जो अपना विधि आयोग है, लॉ कमीशन है, उन्होंने भी इसकी सिफारिश की थी। दोस्तों, इस समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए राज्यसभा ने 15 मई 2007 को ग्राम न्यायालय जो एक्ट है उसका मसौदा तैयार किया था और 2 अक्टूबर 2009 में इसे लागू किया गया। ठीक है, इस ग्राम न्यायालय जो मसौदा तैयार हुआ था वो 2007 में हुआ था, 15 मई 2007 में, जिसे राज्यसभा ने तैयार किया था और यह कानून बना था 2008 में और लागू हुआ था 2 अक्टूबर 2009 को, जब गांधी की जयंती आती है। दोस्तों, ध्यान देने योग्य बात है कि देश की स्वतंत्रता से पूर्व दैट तमिलनाडु विलेज कोर्ट्स एक्ट जो 1888 का है, ठीक है, इसके माध्यम से सभी पंचायती स्तर पर कुछ इसी तरह की व्यवस्था को वैधानिकता प्रदान करने का प्रयास किया गया था। अर्थ कहने का मतलब ये है कि जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उससे पहले भी दैट तमिलनाडु विलेज कोर्ट एक्ट आया था 1888 का 1888 का। इसके तहत ग्राम न्यायालय व्यवस्था जैसी प्रावधान किया गया था। तो ध्यान रखने वाली बात है कि देश के वर्तमान में कुल 9 राज्यों में लगभग 108 ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है। अभी भी जो ग्राम न्यायालय है वो सभी राज्यों में स्टैब्लिश नहीं किए गए हैं, सिर्फ 9 राज्यों में इनकी स्थापना की गई है। दोस्तों, केंद्र सरकार 12वीं पंचवर्षीय योजना में देश भर में ऐसे 2500 ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया था, लेकिन अभी तक इतने न्यायालय बन नहीं पाए। सिर्फ 108 न्यायालय की अभी तक स्थापना की गई है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं ग्राम न्यायालय की स्थापना कैसे हुई। दोस्तों, जो ग्राम न्यायालय है वो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 का जो अनुच्छेद 3 है के तहत राज्य सरकारों को जिले में मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत
या फिर निकटवर्ती ग्राम पंचायत समूह के लिए एक या एक से अधिक ग्राम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अर्थात एक स्थान पर एक से ज्यादा ग्राम न्यायालय की स्थापना भी की जा सकती है। दोस्तों, इस अधिनियम के अनुसार राज्य सरकारें इस संबंध में हाई कोर्ट से परामर्श लेने के पश्चात अधिसूचना जारी करती है और ग्राम न्यायालय की स्थापना करती है। ठीक है, तो पूछ लिया जाए कि ग्राम न्यायालय की स्थापना कौन करता है और किसके परामर्श से की जाती है। जो ग्राम न्यायालय, जो ग्राम कोर्ट है, उनकी स्थापना है वो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। इसके द्वारा जैसे राजस्थान में अगर ग्राम न्यायालय की स्थापना की जाए तो वो राजस्थान गवर्नमेंट की सिफारिश से की जाएगी और इसमें परामर्श लिया जाएगा हाई कोर्ट का। ठीक है, हाई कोर्ट की परामर्श से ग्राम न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। अब अपन चर्चा करते हैं ग्राम न्यायालय की संरचना के बारे में। दोस्तों, ग्राम न्यायालय की संरचना के लिए राज्य सरकार हाई कोर्ट से परामर्श करेगा और न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। ठीक है, तो पूछ लिया जाए कि ग्राम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो ग्राम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, वो भी जो हाई कोर्ट है उसके परामर्श से की जाती है। दोस्तों, न्यायाधीश के रूप में नियुक्त अहर्ता एक प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के समान होती है। ठीक है, अर्थात इसकी योग्यता है वो कैसी होनी चाहिए, तो प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट होता है उसके समान ग्राम न्यायालय जो अधिकारी, जो न्यायाधीश होता है, उसकी योग्यता होनी चाहिए। इसके साथ ही न्यायाधिकारी के वेतन भत्ते, उसकी सेवा शर्तें, संबंधित नियम शर्तें आदि प्रथम श्रेणी के जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनके समान होती है। आपको पूछ लिया जाए कि क्या ग्राम न्यायालय की जो सेवा शर्तें होती है, वेतन भत्ते होते हैं, वो क्या हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान होते हैं, तो नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। ये जो इसके वेतन भत्ते और सेवा शर्तें होती हैं वो प्रथम श्रेणी का जो मजिस्ट्रेट होता है उसके समान होती हैं। अब अपन बात करेंगे ग्राम न्यायालय की शक्तियां और उसके प्राधिकार के बारे में। दोस्तों, ग्राम न्यायालय में सिर्फ उन्हीं मामलों की सुनवाई की जाएगी जिनमें अधिकतम 2 वर्ष का कारावास दिया जाए या फिर कम से कम अपराध योग्य, समायोग्य प्रशंसनीय हो। ठीक है, तो जो ग्राम न्यायालय है वो 2 वर्ष का कारावास की सजा सुना सकता है, इससे ज्यादा नहीं। ग्राम न्यायालय को ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की अनुसूची 1 और 2 में निहितार्थ दीवानी और फौजदारी मामलों के सामान्य मामलों में सुनवाई करने के लिए कुछ शक्तियां और प्राधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, तो ग्राम न्यायालय है वो मामले देखता है अपने, कौन से मामले देखता है, ये अपने मामले देखता है फौजदारी और दीवानी मामले, इसको शक्तियां प्राप्त है ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत। दोस्तों सॉरी दोस्तों, केंद्र और राज्य सरकार इस अधिनियम में निर्धारित मामले की सूची में परिवर्तन और संशोधन कर सकती है। पूछ लिया जाए कि ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 है उसमें केवल केंद्र सरकार अमेंडमेंट कर सकती है, ये गलत हो जाता है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें संशोधन कर सकती है। दोस्तों, अधिनियम में प्रदत्त विशेष अधिकारों के तहत ग्राम न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता है, जो कोड ऑफ सिविल है वो 1908 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का अनुसरण करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, कौन से एक्ट के लिए बाध्य नहीं है? ग्राम न्यायालय जो सिविल प्रक्रिया संहिता है 1908 का एक्ट, साथ ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का है, उनका अनुसरण करने के लिए यह बाध्य नहीं है। दोस्तों, ग्राम न्यायालय आपराधिक मामलों में न्याय की संक्षिप्त प्रक्रिया समरी जो ग्राम न्यायालय उसके प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए शीघ्र ही न्याय प्रदान करने का प्रयास करता है। साथ ही ग्राम न्यायालयों में दीवानी मामलों में आपसी समझौतों, फौजदारी के मामलों में प्ली बार्गेनिंग के माध्यम से मामलों का निपटान करने की व्यवस्था की गई है। ठीक है दोस्तों, ग्राम न्यायालय के फैसलों की अपील के बारे में बात करें तो ग्राम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश है, उनके द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं वो 30 दिनों के अंदर संबंधित जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है या फिर सत्र न्यायालय होता है वहां पर चुनौती दी जा सकती है। तो आप मुझे बताइए, क्या ग्राम न्यायालय के जो निर्णय होते हैं उनको चुनौती दी जा सकती है? यस, इसके निर्णय को चुनौती दी जा सकती है, ये बाइंडिंग नहीं होते। इनको चुनौती दी जा सकती है अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अर्थात जो सत्र न्यायालय होते हैं उनमें, वो भी 30 दिनों के भीतर।
दोस्तों दीवानी मामलों में ग्राम न्यायालय द्वारा दिए गए मामले हैं वो जिला न्यायालय जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है वहां पर चुनौती दी जाती है। और फौजदारी मामले में जो सत्र न्यायालय होता है जिला स्तर पर, वहां पर ग्राम न्यायालय के फैसलों को चुनौती दी जा सकती है। दोस्तों जिला और सत्र न्यायालय को ग्राम न्यायालय के आदेशों के खिलाफ प्राप्त याचिका का जो फैसला होता है वो 6 माह के अंदर देना होगा। ठीक है। ग्राम न्यायालय का जो फैसला होता है वो 30 दिनों के भीतर सत्र और या फिर जिला न्यायालय है वहां पर अपील की जा सकती है, और ये न्यायालय है वो 6 महीने के भीतर इस पर अपना निर्णय देगी। अब ग्राम न्यायालय की स्थापना के लाभ क्या हो रहे हैं उनके बारे में बात करें तो दोस्तों आज भी भारत की कुल जनसंख्या का लगभग एक बड़ा हिस्सा देश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के अनुपात में विधिक निकायों की कमी है तथा ग्रामीण क्षेत्रों से इनकी दूरी देश के सभी नागरिकों तक विधि व्यवस्था की पहुंच के लिए एक बड़ी चुनौती है। दोस्तों ध्यान देने योग्य है कि वर्ष 2017 में देश भर के जिला न्यायालयों तथा उससे निचले स्तर पर जो कार्य करने वाले जो न्यायालय होते हैं में लंबित मामलों की संख्या 3 करोड़ है। आप देख सकते हैं कि भारत में कितने मामले अभी भी पेंडिंग पड़ रहा है जिनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। दोस्तों ग्राम न्यायालय की स्थापना से न्याय तंत्र के इस बार में कुछ स्तरों पे कमी आने में सहायता मिलेगी, अर्थात जो मामले बड़े पड़े हैं उनमें कमी लाई जा सकती है इनकी स्थापना करके। तो ग्राम न्यायालय स्तर पर न्यायालयों की पहुंच से लोगों के लिए समय और धन की बचत होगी। ठीक है। इसमें लंबित मामलों में एक बड़ी संख्या उन मामलों की ओर भी है जिनका आपसी सुलह मध्यस्थता से निस्तानांतरण किया जा सकता है। ग्राम न्यायालय के गठन में ऐसे मामलों में भारी कमी आएगी। ठीक है। तर ग्राम न्यायालय है वो मध्यस्थता का रास्ता अपनाकर कुछ मामलों को सुलझा सकता है। न्याय व्यवस्था में आसानी और इसके तीव्र निस्तानांतरण से जनता में विधि व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ेगा। दोस्तों फिर भी ग्राम न्यायालय की स्थापना होगी, फिर भी बहुत सारी इसमें आप चुनौतियां भी देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, मुख्य रूप से मानव संसाधनों की कमी है, जज की कमी है। ठीक है। इसके अलावा आर्थिक समस्याएं भी आप यहाँ पर देख सकती है। फंडिंग की कमी होने के कारण लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल पाता। ठीक है। साथ ही संसाधनों का अभाव भी देख सकते हैं। संसाधनों की कमी होने के कारण लोगों को पास सही समय पर और उचित न्याय उन्हें नहीं मिल पा रहा है। अन्य हितधारकों के सहयोगों की कमी है, जो समाज के जो अन्य लोग हैं उनको सहायता नहीं मिल पा रही है। ठीक है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी कमी है। ठीक है। जिसके कारण ग्राम न्यायालय है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। ग्राम न्यायालयों की स्थापना और समाधान के बारे में बात करें तो संसाधनों को प्रोवाइड करवाना चाहिए, और जो उनको वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए, जो राजनीतिक है राजनीतिक सपोर्ट दिया जाना चाहिए, लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए, आदि काम ग्राम न्यायालय की स्थापना के लिए किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों बताइए, जो प्रथम संस्कृत विद्यालय है वाराणसी की, उसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी अपने जोनाथन डंकन ने। ठीक है। पूछ लिया जाए जोनाथन डंकन ने प्रथम संस्कृत विद्यालय की स्थापना कहाँ की थी, तो वो वाराणसी में की थी। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य वंश के शासक ने की थी? दोस्तों बताइए, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? श्रीनगर की स्थापना है वो अशोक ने की थी, जो कि मौर्य शासक और मौर्य राजवंश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजा था। अगला क्वेश्चन है, पोलोजिक पदार्थ का जमाव कहाँ होता है? दोस्तों जो उथले समुद्र क्षेत्र होते हैं वहां पर पोलोजिक पदार्थों का जमाव होता है। अपना अंतिम क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीयता की दृष्टि से कहाँ के थे? तो हरित क्रांति के पहले तो यही ध्यान रखना कि हरित क्रांति के जनक कौन है। हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है वो हरित क्रांति के जनक है, जो कि अपने अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है। ये यहाँ पर आप अपनी आंसर की देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।